ये है हमारा 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो और इसमें हम बात कर रहे हैं बैंकिंग चैप्टर के बारे में। बैंकिंग चैप्टर की 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बैंकिंग से समझा कि बैंकिंग का मतलब क्या है और सेंट्रल बैंक क्या होता है, क्या क्या हमारे लिए वो फंक्शंस परफॉर्म करते। सेकेंड वीडियो में हमने समझा कि कमर्शियल बैंक क्या होता है और हमने समझा कि कमर्शियल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई किस तरीके से करता है। इतनी बात हमें समझ आ चुकी है। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है। बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी में है उसमें कितना पैसा सप्लाई होना चाहिए, पैसा इकोनॉमी से बाहर खींचना है या इकोनॉमी के अंदर डालना है, उस चीज़ पे कंट्रोल रखता है सेंट्रल बैंक। हमने पढ़ा भी था जब हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस डिस्कस किए थे कि सेंट्रल बैंक बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन परफॉर्म करता है, आया ना। अब हमें देखना है इस वीडियो में बेसिकली कि सेंट्रल बैंक के पास वो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनसे वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा, आगे मूव करने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं टूल्स तक पहुंचने से पहले कि देखो, इकोनॉमी में हमारे पास 2 सिचुएशन होंगी, एक तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन और एक डिफ्लेशन का सिचुएशन। साधारण शब्दों में बात करें तो इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर चीजों के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। डिफ्लेशन कौन सा सिचुएशन होता है, जहां पर चीजें नॉर्मल प्राइस में या फिर उससे कम प्राइस में होने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे होते हैं, सामान की डिमांड नहीं कर रहे होते। इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि मनी सप्लाई इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कैसे होगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन में कैसे होगी। जो बच्चे पहले 2 लेक्चर्स सुन चुके हैं उनको पता है, हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसे क्विकली हम रिवाइज करें। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हमें देखना है कि जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। इसको बात समझ में आ रही है। हमने क्या समझा था कि जब भी इन्फ्लेशन होगी लोगों के पास से सेंट्रल बैंक पैसा खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि मनी सप्लाई रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। डिफ्लेशन की सिचुएशन में मनी सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसका रीज़न क्या हमने समझा था कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में ऑलरेडी लोग डिमांड कर रहे हैं, तभी प्राइजेस क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अगर लोगों के पास से पैसा खींच लिया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा, कुछ ना कुछ इकोनॉमी में पैसा कम किया जाएगा तो डिमांड घटेगी। अगर डिमांड घटी तो सप्लायर्स क्या करेंगे, उनको सामान तो बेचना ही है ना, वो अपने प्राइजेस को कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। डिफ्लेशन में लोग डिमांड कर ही नहीं रहे हैं, तो उनके पास जब पैसा भेजा जाएगा, पैसा जाएगा तो वो डिमांड करना शुरू करेंगे, हाँ या ना। इस तरीके से डिफ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं बेसिकली और इन्फ्लेशन की और डिफ्लेशन की सिचुएशन में उन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाए, राइट। तो सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल क्या है, क्रेडिट कंट्रोल के जो टूल्स हैं वो क्या है, एक बार पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक यूजेस सम टूल्स टू कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। वो कुछ ना कुछ टूल्स यूज करते हैं ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकें, विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, जिनको हम 2 कैटेगरीज में बांट रहे हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनको यूज करके पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई को अफेक्ट किया जा रहा है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिन्हें यूज करके आरबीआई किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे मार करने की कोशिश करता है। ऐसे टूल्स जिसे वो यूज करके कहे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा पैसा बेचना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम पैसा बेचना है, इससे रिलेटेड जो टूल्स होंगे उनको हम कहाँ रखेंगे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में कौन से होंगे, जहां पूरी इकोनॉमी क्या होगी, बराबर अफेक्ट होगी। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो हम शुरू करेंगे किससे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को समझने से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है,
जब भी कमर्शियल बैंक को लोन की ज़रूरत पड़ती है तो उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको नाम दिया गया है बैंक रेट। यानी कि जैसे अगर मैं किसी बैंक के पास जाती हूँ, बोलती हूँ मुझे लोन दे दो, तो मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना। इसी तरीके से जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है कि भाई मुझे लोन दे दो, तो आरबीआई भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। उस इंटरेस्ट का नाम क्या रखा है? बैंक रेट। इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। इंस्टेंट लोन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए बैंक रेट पे क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक्स है वो लोन उठाते हैं बैंक रेट में अपनी इंस्टेंट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के। अब देखो, जितने भी टूल्स हम डिस्कस करेंगे, हमारा बेसिक एक पैटर्न क्या होगा कि हम उसका मतलब समझ लेंगे, फिर हम बताएंगे कि इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिफ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, सिंपल शब्दों में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर बैंक रेट को मैं इंक्रीज करूं, बैंक रेट को क्या कर दिया गया, इकोनॉमी में आरबीआई द्वारा इंक्रीज कर दिया गया, तो यानी कि अब लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, हाँ या ना। तो अगर कोई आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेगा तो आप लोन कम लोगे कि ज़्यादा लोगे? आप बोलोगे रहने देते हैं, अब लोन नहीं लेते, बहुत हाई इंटरेस्ट चल रहा है, तो आप लोन लोगे कम। अगर कमर्शियल बैंक लोन कम लेगा तो उसके पास मनी सप्लाई करने के लिए पैसा भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि क्रेडिट क्रिएशन के लिए पैसा भी क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि मनी विद कमर्शियल बैंक्स क्या होने वाला है, कम होने वाला है। वो लोग भी हमसे क्या करेंगे, हायर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और मनी भी क्या होगी उनके पास, कम होगी। यानी इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा सप्लाई होगा कि कम सप्लाई होगा? इकोनॉमी में पैसा कम सप्लाई होगा। किसको बात समझ आ रही है, हाँ या ना? मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी। अगर मनी सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक होती है या डिफ्लेशन की? याद करो, हाँ, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया हुआ है तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। अब इसको ऑपोजिट, अगर बैंक रेट डिक्रीज हो जाए, अगर बैंक रेट डिक्रीज हो जाए तो हमारा लाइन कैसे बनेगा, तो हमारा फ्लो कैसे बनेगा? हाँ, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जो भी हम टूल्स की बात करने वाले हैं वो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर इसको डिक्रीज कर दिया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। या फिर वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि अगर आरबीआई को इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का सिचुएशन ठीक करना है तो वो बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। हाँ, किसको बात समझ में आ रही है, क्वेश्चंस का स्टाइल क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाते हैं, बैंक रेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अगर इंटरेस्ट कम चार्ज होगा तो आप लोन ज़्यादा लोगे। यानी कि आप यहाँ पे कौन है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, लोन ज़्यादा लेंगे, यानी उनके पास मनी ज़्यादा होगी क्रेडिट क्रिएशन करने की। तो क्रेडिट क्रिएशन हम क्या कह सकते हैं, ज़्यादा होगा। यानी इकोनॉमी में क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, हाँ या ना। तो इन्फ्लेशन ठीक होगी या डिफ्लेशन ठीक होगी, फटाफट कॉमेंट कर दो। किसको बात समझ में आ गई है, हाँ या ना। चलो, बैंक रेट से हमने मुद्दा समझ लिया ना। अब आपको सारी रेशियोज, जो भी हम टूल्स बात करने वाले हैं, सबके लिए आपको बताना है कि इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा या डिफ्लेशन पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, चलो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, बेसिकली देखो, बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। याद करो, जब हमने सेंट्रल बैंक का टॉपिक पढ़ा था, वीडियो देखा था फर्स्ट, तो उसमें हमने क्या बात की थी कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के एजेंट का रोल भी प्ले करता है। वो क्या करता है, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है उसको मार्केट में बाइंग और सेलिंग का काम करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस वही हमें बताती हैं कि आरबीआई द्वारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का बाइंग सेलिंग हो रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। किसको बात समझ में आ रही है, दो टाइप्स है इसके, आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस और रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है, बहुत सिंपल सा फ़र्क है।
आउटराइट में क्या होगा, जब भी सिक्योरिटीज बेची या खरीदी जाएगी उन पे कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की जाएगी। यानी कि अगर क्या कर रहा है आरबीआई, किसी को सिक्योरिटी सेल कर रहा है तो वो उसको ऐसे डेट नहीं देगा कि आज से 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद मैं तुमसे सिक्योरिटी वापस खरीदने वाला। आउटराइट में कोई भी डेट का सिस्टम नहीं होगा, रिटर्न डेट या रिटर्न परचेज का हम कह सकते हैं, कोई डेट स्पेसिफिकेशन नहीं होगा। रेपो में क्या होगा, रेपो में एक डेट स्पेसिफाई किया जाएगा कि किस दिन, ये जिस दिन भी सिक्योरिटी बिकी है, किस दिन ये वापस खरीदी जाएगी। किसको बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक टाइम पीरियड फिक्स है, आउटराइट में कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। समझ आया? अच्छा, तो अब आपको इसका इफेक्ट बताना है कि कैसे इसे यूज करेंगे। अगर हम मान लेते हैं, 1 मिनट इसे डिलीट कर देते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि आरबीआई ने क्या किया, देखो 2 चीजें कर रहा है, वो बाइंग कर रहा है और सेलिंग कर रहा है। अगर आरबीआई ने सिक्योरिटीज बाय की हैं, किसको समझ आ रहा है, सिक्योरिटीज बाय की हैं मार्केट में से, तो सिक्योरिटीज यानी कि पेपर के टुकड़े वापस खरीदे, पैसा इकोनॉमी में गया। यहां पर क्या हुआ, बाइंग की वजह से इकोनॉमी में मनी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, या ना। सिक्योरिटीज बाय बैक की, पैसा पे किया ना उसके बदले, तो मनी सप्लाई क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, या ना। सिंपल सी बात है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है तो इन्फ्लेशन ठीक होगा या डिफ्लेशन ठीक होगा? हाँ, क्या ठीक होगा, डिफ्लेशन। क्योंकि डिफ्लेशन में क्या करना चाहती है आरबीआई, मनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहती ताकि लोग खर्चा करना शुरू करें। अच्छा, अगर सेल कर रही है, जो हमारी कमर्शियल बैंक आरबीआई है, वो सेल कर रही है सिक्योरिटीज को, लोग खरीद रहे, बदले में पैसा दे रहे, हाँ या ना, तो क्या हुआ, इकोनॉमी से पैसा खींच लिया है, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगी। कौन सा सिचुएशन ठीक होगा, इन्फ्लेशन का या डिफ्लेशन का? कमेंट डाउन करो। किसको बात समझ में आ रही है? इक्वेशन का एक साइड मैं सॉल्व करूंगी, एक साइड आप सॉल्व करो। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चल, ओपन मार्केट हमें समझ आ गया। अब ओपन मार्केट से ही रिलेट करता है हमारा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेपो रेट। हमने पढ़ा है ना, रेपो क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर डेट फिक्स होती है। रेपो क्या बोल रहे हैं, देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक बाय बाइंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, समझने वाली बात है यहाँ पे थोड़ी सी। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखो 2 पार्टीज हैं, एक तो हमारे पास हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, और एक हमारे पास हमारा कमर्शियल बैंक है एसबीआई। क्या बोल रही है बुक कि क्या हो रहा है, लोन दिया जा रहा है इसके द्वारा एसबीआई को बाय द वेज ऑफ सिक्योरिटीज। यानी कि हो क्या रहा है, एसबीआई के पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पड़ी हुई है, सिक्योरिटी को वो बेच देता है आरबीआई को। किसको बात समझ में आ रही है, ये वाली सिक्योरिटी एसबीआई से आरबीआई के पास आ गई। अभी याद करो, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि रेपो में कुछ ना कुछ बाइंग बैक की डेट स्पेसिफाइड होती है, हाँ या ना? याद आ गया ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, आज एसबीआई ने बेचा है आरबीआई को सिक्योरिटी और बोला है आज से 2 मंथ्स बाद मैं आपसे ये सिक्योरिटी वापस खरीद लूंगा। अब आरबीआई क्या कर रहा है, सिक्योरिटी खरीदी है, कुछ ना कुछ क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, हाँ या ना? कुछ ना कुछ पैसा दे रहा है। अब जब 2 महीने बाद एसबीआई इस सिक्योरिटी को वापस खरीदेगा ना, तो जो सेम अमाउंट में सिक्योरिटी वापस नहीं खरीदी जाएगी, सेम अमाउंट प्लस कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट होगा जो उसे पे करना पड़ेगा। नंबर से समझते हैं बात, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। समझ लो, इसके पास 1000 रुपीज की सिक्योरिटी है, 1000 रुपीज की सिक्योरिटी अब आरबीआई के पास आई, आरबीआई ने इसको ₹1000 दे दिया। अब 2 महीने बाद 10% इंटरेस्ट चल रहा है, 10% हमारा रेपो रेट चल रहा है। तो 2 महीने बाद क्या हुआ, इस पे 10% वैल्यू कैलकुलेट हुई, कितना अमाउंट आया, 100 रुपये अमाउंट आया। तो जब एसबीआई अपनी सिक्योरिटी वापस बाय बैक करेगा तो वो 10,000 नहीं 1,100 रुपये पे करेगा आरबीआई को।
इतनी बात समझ में आ गई हमें, हाँ या ना? तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, यानी कि रेपो रेट कम होगा, तो यानी कि एसबीआई को जब वापस करने हैं पैसे तो कम पैसे वापस करने पड़ेंगे। से 10% है तो कितने कर रहे हैं? 100 रुपये वापस करने पड़ रहे हैं, हाँ या ना? अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, रेपो रेट कम हो जाता है, 5% हो जाता है, तो कितने करने पड़ेंगे? 1000 रुपये थे, हाँ या ना? 5% 50 रुपये हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो अब कितना करना पड़ रहा है? 1100 नहीं करना पड़ रहा है, 1050 करना पड़ रहा है। तो एसबीआई खुश हो जाएगा, यार ज़्यादा लोन ले लो, ज़्यादा लोन ले लो, ज़्यादा सिक्योरिटीज सेल कर दो और ज़्यादा पैसा उठा लो, क्योंकि इंटरेस्ट तो कम ही है। इसको बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इंटरेस्ट हाई होगा तो इनको वापस क्या करने पड़ेंगे? ज़्यादा पैसे करने पड़ेंगे। तो ये कहेंगे यार नहीं, बहुत पैसे वापस करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट बहुत है, रहने देते हैं, सिक्योरिटीज ही रख लेते अपने पास। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट हम कलर बदल ले, हम क्या कह सकते हैं कि अगर रेपो रेट का इंटरेस्ट हाई होगा तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा उठाएगा या कम पैसा उठाएगा? कम पैसा उठाएगा। तो बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा इकोनॉमी में? कम होगा, हाँ या ना? क्रेडिट क्रिएशन कम है तो मनी सप्लाई क्या होगा इकोनॉमी के अंदर? कम होगा, हाँ या ना? तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी या डिफ्लेशन कंट्रोल होगी? बताओ बताओ। इन्फ्लेशन का सिचुएशन करेक्ट हो जाएगा। ऑपोजिट करके देखते हैं। अगर हम कह दें कि जो हमारा रेपो रेट है, पहले क्या हुआ था, वो इंक्रीज था, अब हम कह रहे हैं रेपो रेट गिर गया है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो बोल रहा है कि बहुत कम पैसों में आप मुझे बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हमसे बेसिकली सिक्योरिटीज़ के ऊपर। तो उस केस में क्या होगा? बैंक ज़्यादा पैसा उठाएगा, फिर क्रेडिट क्रिएशन भी क्या होगा इकोनॉमी में? ज़्यादा होगा। मनी सप्लाई भी क्या होगा इकोनॉमी में? ज़्यादा होगा। कौन सा सिचुएशन ठीक होगा? कमेंट डाउन कर दो, बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? क्लियर हो रही है हमें चीज़ें? वेरी गुड। और क्या लिखा हुआ है? इट इज रीपरचेज रेट। देखो बिल्कुल सही बात तो है। क्या हो रहा है? इसने बेचा, इसके पास पैसा आया, कुछ टाइम बाद एसबीआई को क्या करनी पड़ेगी? अपनी सिक्योरिटी वापस खरीदनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ रेपो रेट पे करके। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? रीपरचेज रेट, कि कितने रेट पे रीपरचेज होगी सिक्योरिटी। किसको बात बिल्कुल ही समझ में आ रही है, हाँ या ना? और क्या लिखा है? कमर्शियल बैंक विल रीपरचेज इट ऑन गिवन डेट एंड वैल्यू। एक डेट एक वैल्यू पहले ही स्पेसिफाई कर दी जाएगी। कमर्शियल बैंक ने बेचा है, उसी टाइम स्पेसिफाई कर दी जाएगी कि इतने अमाउंट में खरीदोगे, इस तारीख को वापस खरीदोगे आप सेंट्रल बैंक से अपनी सिक्योरिटी। किसको बात समझ में आ रही है? तो वो क्या होता है? रीपरचेज रेट जो भी है, रीपरचेज की डेट और वैल्यू वो सब ऑलरेडी स्पेसिफाइड होंगी कि कमर्शियल बैंक कितने में उसे कब वापस खरीदेगा। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ रही है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, कंफ्यूजिंग नहीं कहूँगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने सिर्फ इसको बिल्कुल ऐसे नहीं समझा कि लोन दिया हुआ है। जनरली हमें कैसे समझाया जाता है कि लोन दिया गया, पर एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है? अगर आप रेपो रेट के सिस्टम को समझना चाहते हैं ना, एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ लोन नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सचेंज हो रहा है। किसको बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर हो रहा है? सिंपली समझा हमने। अब थोड़ा सा और इसको क्या करने वाले? कॉम्प्लेक्स करने वाले। हम पढ़ने वाले रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, जो रेपो बढ़ के आया उसको ऑपोजिट कर देंगे। पहले क्या हो रहा था देखो, अभी समझ लेते। रिवर्स रेपो में क्या होगा? पहले क्या कर रहा था? एसबीआई हमारे कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा था सिक्योरिटीज बेच के, अब वो ऑपोजिट कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? इसके पास जाके कुछ डिपॉजिट रख रहा है और बदले में, उन डिपॉजिट के बदले में आरबीआई उसे क्या दे रहा है? कुछ सिक्योरिटी दे रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है, और बोल रहा है कि फलानी फलानी तारीख को मैं क्या करूँगा? आपसे इसे वापस खरीद लूँगा। किसको बात समझ में आ रही है? पहले कौन रख रहा था सिक्योरिटी? आरबीआई रख रहा था, और प्रॉमिस कौन कर रहा था? एसबीआई कर रहा था कि फलानी फलानी डेट को मैं आपसे सिक्योरिटी वापस खरीद लूँगा उतना इंटरेस्ट पे करके जितना आप कहोगे। अब उल्टा हो रहा है।
अब एसबीआई क्या कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी, आरबीआई क्या कर रहा है, सिक्योरिटी को रख रहा है एसबीआई के पास। एसबीआई क्या कर रहा है, अपने पैसे रख रहा है आरबीआई के पास। आरबीआई बोल रहा है कि फलानी फलानी डेट को मैं आपसे ये सिक्योरिटी वापस खरीद लूँगा। अब दिमाग लगाओ कि अगर आरबीआई सिक्योरिटीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा तो एसबीआई ज़्यादा पैसा रखेगा या कम पैसा रखेगा? लगाओ दिमाग। देखो सिंपल सी बात है, समझ लो यहाँ पर रखा है 1000 रुपीज़। कितनी, किसको बात समझ में आ रही है? कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 10%। 10% रिवर्स रेपो रेट है। तो आरबीआई ने क्या किया, सिक्योरिटी दे दी, है या ना? इसने क्या किया, 1000 रुपये आरबीआई के पास रख दिया। अब क्या हुआ, रेपो रेट इंक्रीज हो गया 10 से 20% पे। किसको बात समझ में आ रही है? तो यानी कि ये जो 1000 रुपये पे एक्स्ट्रा कितना मिलने वाला था, पहले 100 रुपये, अब एक्स्ट्रा कितना मिलने वाला है, 200 रुपये। तो एसबीआई ज़्यादा पैसे रखेगा आरबीआई के पास कि कम रखेगा? ज़्यादा रखेगा, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने का ऑप्शन है या ना? किसको बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली अब मुझे बताओ कि रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज हो जाता है तो जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखने वाला है, यानी कि उसकी मनी क्रिएट करने की पावर बढ़ेगी कि घटेगी? कैश तो उसने अपना किसके पास रख दिया, आरबीआई के पास रख दिया, तो उसके पास जो मनी सप्लाई करने के लिए कैश है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। तो यानी कि इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन क्या होगी, कम होगी। किस केस में, जब हमारा रीपरचेज रेट क्या है, हाई है। क्रेडिट क्रिएशन कम हुआ यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, कम होगा। एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ या डिफ्लेशन कंट्रोल हुआ? इन्फ्लेशन का सिचुएशन कंट्रोल हो गया। ऑपोजिट करते, रेपो रेट गिर गया है, अब हमारे कमर्शियल बैंक को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है अपने डिपॉजिट्स पे, तो वो ज़्यादा डिपॉजिट रखेंगे या सोचेंगे यार डिपॉजिट अपने पास ही रखो, ज़्यादा लोन लेंड कर देते हैं लोगों को और इंटरेस्ट से पैसा कमाएंगे? इसको बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करेगा, अगर रेपो रेट डिक्रीज हुआ है तो अपने पास पैसा ज़्यादा रखेगा, तो क्रेडिट क्रिएशन ऊपर जाएगा, मनी सप्लाई ऊपर जाएगा। कौन सा सिचुएशन कंट्रोल होगा? कमेंट डाउन कर दो। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? सिंपल सी बात है, रेपो रेट का ऑपोजिट है रिवर्स रेपो रेट। रट्टा मारना है तो इसको सिंपल कैसे याद करने वाले हो तुम लोग कि रेपो रेट में हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक, और रिवर्स रेपो में क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट रख रहे हैं। पर अगर एक्चुअल स्टोरी समझने वाले हो तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली में सिर्फ लोन या डिपॉजिट्स की बात नहीं है, साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज हो रही है एक पर्टिकुलर डेट और एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ। मतलब इंटरेस्ट फिक्स किया जा रहा है कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा उस तारीख को। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? क्लियर हुआ कुछ? अच्छा चलो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं एक बार पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। आरबीआई के पास क्या कर रहा है, एसबीआई पैसा रख रहा है और बदले में आरबीआई क्या कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज सेल ऑफ कर रहा है। इट इज रिवर्स रीपरचेज रेट। रीपरचेज रेट क्या था कि वापस कैसे खरीद रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, रिवर्स रीपरचेज रेट। आरबीआई विल रीपरचेज इट ऑन गिवन डेट एंड वैल्यू। सिक्योरिटी किसके पास पड़ी है, एसबीआई के पास पड़ी है। आरबीआई एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर इस सिक्योरिटी को वापस खरीद लेगा। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय सेल कर रहा है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, एंड उसी बिहाफ पे पैसा क्या हो रहा है, इकोनॉमी में कंट्रोल किया जा रहा है। यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो पीछे बैठ के सोचता है कि अच्छा डिफ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, तो मुझे क्या करना है, इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा भेजना है, तो मैं रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट इन चीज़ों को कितना हाई या कितना लो रखूँ। इसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलो आगे बढ़े। अच्छा ये हमारा पेन खुला हुआ है, इसे बंद करके आगे बढ़ते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, ये तो अब कमर्शियल बैंक जब हमने पढ़ा है तब भी हम समझ के आए हैं
कैश रिजर्व रेशियो का हमने शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़ा है, CRR। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, बेसिकली मिनिमम रिजर्व जो कमर्शियल बैंक को रखना कंपलसरी है, और ये रिजर्व कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं मेंटेन करते, ये उन्हें RBI के पास मेंटेन करना होता है। क्या लिखा है, मिनिमम बैंक्स डिपॉजिट टू बी केप्ट विद RBI, सेम ही बात लिखी है कि RBI के पास जो उन्होंने अपना मिनिमम पैसा रखना है, फिक्स्ड बाय RBI। कैश रिजर्व रेशियो डिसाइड कौन करता है, कितना मिनिमम रिजर्व रखना है, RBI डिसाइड करता है। रेगुलेटेड बाय RBI, यानी कि वो इसे कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से करता है। तो आप मुझे बताओ, अगर CRR ज़्यादा होगा, CRR की वैल्यू क्या हो गई है इकोनॉमी के अंदर, ज़्यादा हो गई, तो क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक कम कर पाएंगे या ज़्यादा कर पाएंगे, रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ रहा है, तो यानी कि उनको जो लोन देने के लिए अमाउंट उनके हाथ में आता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी क्रेडिट क्रिएशन क्या करेगा, फॉल करेगा। क्रेडिट क्रिएशन फॉल किया है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा, तो इन्फ्लेशन ठीक होगी या डिफ्लेशन ठीक होगी, कमेंट करो। अगर CRR इंक्रीज कर दिया जाता है तो यानी कि, सॉरी इंक्रीज वाला सिचुएशन हमने कर लिया ना, डिक्रीज वाला करना है अभी। अगर हमें CRR डिक्रीज कर दिया जाता है, रिजर्व कम रखना है, तो हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन करने के लिए पैसा ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। कौन सा सिचुएशन ठीक होगा, सोचो। मनी सप्लाई ज़्यादा कब करते हैं, डिफ्लेशन के सिचुएशन में। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम जानते हैं SLR के नाम से। किस नाम से जानते हैं, SLR। ये रेशियो बेसिकली हमें क्या समझाने की कोशिश करती है कि कमर्शियल बैंक ना कुछ हमें जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को क्या बोलता है कि कुछ ना कुछ तुम्हें बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में भी एसेट्स को रखना है। यानी एसेट्स तो बहुत हो सकते हैं बैंक के पास, लेकिन कुछ एसेट्स तुम्हें बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखने हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। किसको बात समझ में आ रही है, उसको नाम क्या दिया है, लिक्विडिटी रेशियो, कि इतना तो तुम्हें लिक्विड फॉर्म में रखना ही रखना है। क्या लिखा है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एसेट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड टू बी मेंटेन्ड बाय बैंक। लिक्विड फॉर्म में जो एसेट्स बैंक को मेंटेन करने हैं। लिक्विड एसेट्स अब कौन कौन से होंगे, या तो कैश के फॉर्म में बैंक रिजर्व मेंटेन कर सकता है, या गोल्ड के फॉर्म में मेंटेन कर सकता है, या अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। ये अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या ऐसा मटेरियल कह सकते हैं जिनके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पीस ऑफ लैंड है, अब इस लैंड पर 4 लोग दावा कर रहे हैं कि हमारा पैसा है, इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, ये हमारे हिस्से का है, ये हमारे हिस्से का है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं बैंक में गिरवी रख रही हूँ तो वो उसे SLR के अंडर मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि लोग इस पे अभी भी क्लेम कर रहे हैं। ऐसे एसेट्स जिन पर कोई क्लेम नहीं कर रहा, यानी कि मैंने अगर बैंक में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है एंड मैं वो लोन नहीं दे पाई या कुछ भी, तो वो जो प्रॉपर्टी है बेसिकली वो SLR में बैंक मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में अब कोई क्लेम नहीं कर रहा। इसको बात समझ में आई, लेकिन 4 लोग आज उस पर क्लेम करने लगे, फिर वो अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज नहीं होंगी। सिंपल सी बात थी। तो SLR बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रेशियो है, जनरली इसका इफेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। तो SLR अगर हाई होगा, क्या सिचुएशन है, SLR अगर हमारे पास इंक्रीज करता है, रिजर्व ज़्यादा मेंटेन रखना पड़ रहा है, हाँ या ना, रिजर्व ज़्यादा मेंटेन है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगे। क्रेडिट क्रिएशन कम कर पा रहे तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन सा सिचुएशन ठीक होगा, इन्फ्लेशन का। ऑपोजिट करते हैं, SLR हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, ज़्यादा कर पाएंगे, रिजर्व कम रखना है ना, तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, हाँ या ना। मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या होगा, बढ़ जाएगा। कौन सा सिचुएशन ठीक होगा, डिफ्लेशन का। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है, देखो
बिल्कुल क्लियर हो गया। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, पढ़ भी लिया हमने। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा ये हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए जो क्वांटिटेटिव थे, यानी कि जब पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन को ठीक करना चाहती है आरबीआई, तो उसके पास ये सारे क्या है, टूल्स है। बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब अगर कोई बोलेगा बताओ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को क्या करोगे, बढ़ाओगे घटाओगे, बता दोगे, हाँ या ना। चलो अब हम पढ़ने वाले क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक यूजिंग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमने क्या समझा था, जब आरबीआई किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे मार करना चाहता है तो उसके पास तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या लिखा है देखो, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। अब हम ये समझते हैं कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड और वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड में बेसिकली फ़र्क क्या है। देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं, सिक्योरिटी हमारे पास है लैंड। आप लैंड को बैंक में लेकर गए हो, बेसिकली लैंड को तो कैसे लेके जाओगे, लैंड की वैल्यू के लिए आप क्या कर रहे हो, बैंक में लोन मांग रहे हो। आप लैंड के पेपर लेके गए हो, आपका लैंड 1 CR का है। अब बैंक आपको कह रहे हैं हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको 80 लाख रुपीस का क्या देंगे, लोन देंगे, हाँ या ना। तो बेसिकली सिक्योरिटी की वैल्यू और लोन की वैल्यू में जो फ़र्क है, कितना फ़र्क है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो सिंपल सी बात है, अगर मार्जिन ज़्यादा होगा, यानी कि अगर समझ लो 50 लाख मार्जिन है, यानी कि अब 1 CR के लैंड के अगेंस्ट आपको सिर्फ 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं 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 बहुत ज़्यादा मार्जिन आ रहा है इसमें, तो यहाँ से लोन ले लेते हैं। इसको बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा, सिर्फ 10 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट है, 1 CR की आपकी ज़मीन है, लोन मिल रहा है उस पर 90 लाख का, 90 लाख रुपीस का, तो जो 10 लाख का मार्जिन है, स्लिम मार्जिन है, आप क्या हो गया, लोन ले लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक इसे कैसे यूज़ करती है, सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देती है जहाँ पे वो चाहती है कि लोन कम जाए, मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज कर देती है जहाँ पे उसको लगता है कि लोन ज़्यादा जाए। किसको बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है। इस तरीके से वो कंट्रोल प्रैक्टिस करती है मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम या ज़्यादा करके। सिंपल सी बात थी, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें वो क्या करती है, बेसिकली कोटा फिक्स कर देती है कि आप एग्रीकल्चर में 50% से ज़्यादा लोन नहीं देंगे, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में 20% से लोन ज़्यादा नहीं देंगे। क्या कर रही है यहाँ पे, वो लोन्स के कोटा सेट कर देती है बेसिकली कि इधर इतना जाएगा, इधर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इधर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्या लिखा हुआ है देखो, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ के अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए क्या कर देती है, लोन के परसेंटेज या अमाउंट्स फिक्स कर देती है कि इससे ज़्यादा लोन यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। बैंक कैन नॉट एक्सीड लिमिट वाइल एक्सटेंडिंग लोन्स। अगर बैंक को बोला है कि इस सेक्टर में 10,000 रुपये लोन जाएगा, तो बैंक वहाँ पे 20,000 रुपये के लोन्स नहीं दे सकती। किसको सिंपल सी बात समझ में आ रही। अच्छा तो इसे यूज़ कैसे किया जाएगा, दिमाग लगाओ। अगर इकोनॉमी में राशनिंग ऑफ क्रेडिट करेगा आरबीआई, यानी कि कोटाज सेट करेगा बेसिकली, तो बैंक ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, तो यानी कि वो लोन्स कम दे पाएंगे इकोनॉमी में, या उस पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई कम होगा। किसको बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर जो भी कोटाज ऑलरेडी लगे हो उसको विड्रॉ कर ले, समझ लो उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर में 10% लोन जाना चाहिए, अब वो 10% वाली लिमिट को हटा ले, तो बैंक वहाँ पे 50% लोन डालने को तैयार है। किसको बात समझ में आ रही है। तो उस सेक्टर में मनी का फ्लो इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। समझ आ रहा है। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट अगर आरबीआई करता है तो मनी सप्लाई श्रिंक करेगा,
रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, अगर आरबीआई विड्रॉ कर लेता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। सिंपल इनफ। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन क्या कह रहा है, रेंडरिंग एडवाइस टू कमर्शियल बैंक बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को एडवाइस देता है कि एग्रीकल्चर में ना इस बार बहुत काम हो रहा है, लोग बड़ी अच्छी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, काम करो आप यहाँ पर ज़्यादा लोन दो। क्या लिखा है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रेशर एंड परसुएशन। पर अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दी है कि आपको क्या लगता है, जब भी आपको कोई एडवाइस देता है, फॉर एग्जांपल आपकी साथ वाली आंटी, साथ वाले घर की आंटी आपके पास आई, बेटा आप आईएएस कर लो, तो आप उनकी एडवाइस सुनते हो? नहीं। तो ऐसे कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने क्या दिया, एक एडवाइस दी है। आप बोलोगे कमर्शियल बैंक की मर्जी है वो सुने ना सुने, लेकिन एक और पॉइंट क्या ऐड कर रहे हैं कि एडवाइस के साथ साथ आरबीआई क्या करता है, थोड़ा प्रेशर भी अप्लाई करता है, परसुएड करने की भी कोशिश करता है। इसको बात समझ में आ रही है कि एक्चुअली हमें समझा कैसे रहे कि क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है मॉरल सुएजन में, पर एक्चुअली आरबीआई क्या कर रहा होता है, धक्का ही कर रहा होता है बेसिकली कमर्शियल बैंक्स के साथ, इनडायरेक्टली मॉरल सुएजन के नाम पे उनको एक कंपल्सरी चीज़ ही बता रहा होता है कि आपको ऐसा ही करना है। किसको बात समझ में आ रही है कि परसुएजन भी करता है, यानी कि उनको मनाने की कोशिश भी करता है, प्रेशर भी अप्लाई करता है। आरबीआई की बात नहीं टाली जाती है क्योंकि आरबीआई पावर भी रखता है कि वो कमर्शियल बैंक से उसके बैंक होने का स्टेटस ही छीन ले। किसको बात समझ में आ रही है, यानी कि कुछ ऐसी बात हो गई कि आपकी मम्मी के साथ आप शॉपिंग गए हो, मम्मी बोले जो तुझे पसंद है वही दिला दूंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे दिलाएगी चीज़ अपनी पसंद की। ऐसा ही कुछ आरबीआई करता है। आरबीआई दिखाता है कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ, पर एक्चुअली वो एडवाइस बैक कर रहा होता है कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करके, कुछ ना कुछ परसुएशन अप्लाई करके और फियर अप्लाई करके। किसको बात समझ में आ रही है? पेपर में हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में हम मॉरल सुएजन को सिंपली डिफाइन करेंगे कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कुछ ना कुछ प्रेशर और परसुएशन अप्लाई करके। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे एक नोट करने वाली क्या बात है कि जो मॉरल सुएजन है ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए भी आरबीआई यूज़ कर सकता है कि उनको लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन ज़्यादा जाना चाहिए, तो वो वैसे भी बात कर सकता है कमर्शियल बैंक के साथ कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन ज़्यादा दो। किसको बात समझ में आ रही है? या अगर उसको लगता है पूरी इकोनॉमी में उनको ऐसा कुछ करना है, यानी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आई हुई है, मनी सप्लाई विड्रॉ करना है, तो वो कमर्शियल बैंक को कह सकता है कि आप लोग अपना लोन कम दो। किसको बात समझ में आ रही है? लोन कम जाएगा, मनी कम जाएगी, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगी, हाँ या ना? तो बेसिकली ये डिबेटेबल है कि मॉरल सुएजन को हमें क्वालिटेटिव में रखना चाहिए या क्वांटिटेटिव में रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जगह ही, दोनों तरीकों से ही, किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे भी और पूरी इकोनॉमी पे, दोनों तरीके से ही यूज़ हो सकता है। पर फिलहाल हमारी बुक इसे डिफाइन करती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में, तो हम इसे वहीं पर पढ़ते कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे इम्पैक्ट डालने के लिए इसे आरबीआई द्वारा यूज़ किया जाता है। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? यही था बेसिकली इस चैप्टर में। कुल मिला के हमने समझा सेंट्रल बैंक कैसे काम कर रहा है, हमने समझा कमर्शियल बैंक कैसे काम कर रहा है, और फाइनली हमने कंक्लूड किया कि क्रेडिट को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है आरबीआई द्वारा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके। ये हमारे पास लिस्ट है किसकी? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। ये हमारे पास क्या है? 3 क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। होपफुली हमें बैंकिंग चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। मिलेंगे जल्दी और लेक्चर्स के साथ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।